नमस्कार, की हाल-चाल? आजकल आप कहीं भी जाइए तो आपसे 2 तरह के मुद्दे पे लोग चर्चा करना चाहते हैं। एक रूस-यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध पर, दूसरा आपसे पूछा जाता है कि आपने कश्मीर फाइल फ़िल्म देखी? जो लोग देख के आए हैं वो बताते हैं कि उन्हें पहली बार कश्मीर समस्या की सच्चाई के बारे में जानकारी मिली। आप इस बात से हैरान भी हो सकते हैं लेकिन मैं हैरान नहीं होता हूँ। एक आम भारतीय ये कह रहा हूँ कि उसके एक राज्य में 90 के दशक में जो घटनाएँ घटी हैं, उसके बारे में वो अनजान थे। भारत में इतिहास ही पराजित रहा। स्वाभाविक है कि कश्मीर समस्या को भी पराजित कर कर के दिखाया गया। लेकिन मैं आज उन 3-4 घटनाओं का उल्लेख करूँगा जिसके माध्यम से हमने कश्मीर समस्या को समझा। वैसे हमारे अध्ययन में पंजाब में आतंकवाद, हमारे अध्ययन में कश्मीर में आतंकवाद दोनों बातें थी। और इस पे बहुत सारे अध्ययन किए लेकिन जब हम इसके कश्मीर समस्या के निष्कर्ष पे पहुँचते थे तो वहाँ पर हम अटक जाते थे। हमें लगता था कि पंजाब भी पाकिस्तान से सटा हुआ है, कश्मीर भी पाकिस्तान से सटा हुआ है। दोनों जगह पर आतंकवाद पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित है। हालाँकि पंजाब में खालिस्तानी आंदोलन को उस समय भी कनाडा और ब्रिटेन से समर्थन मिलता था और आज भी समर्थन मिल रहा है। लेकिन फिर भी पंजाब में आतंकवाद की समस्या धीरे-धीरे नियंत्रित होने लगी। कश्मीर में इस तरह के हालात नहीं बन रहे थे। तो एक निष्कर्ष पे पहुँचना बहुत कठिन हो रहा था कि आखिर ऐसी कौन-सी वजह है? कुछ वजह निकल के आए कि कश्मीर में बहुत जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ हैं भारत-पाकिस्तान के बीच, वो काफ़ी दुर्गम हैं, वहाँ पर वादियों को प्रवेश को नियंत्रित कर पाना मुश्किल होता है। लेकिन इतने हाईटेक के सुरक्षा व्यवस्था के बाद भी आतंकवादियों का घुसपैठ होते रहा, लेकिन उन आतंकवादियों का कश्मीर घाटी के अंदर शरण कौन देता था? अब हम उन घटनाओं की चर्चा करने जा रहे हैं जिसने हमें कश्मीर समस्या को समझने में व्यावहारिक रूप में मदद की। हमने पहले ही कहा है कि हमने पंजाब और आतंकवाद की समस्या पर बृहद अध्ययन किया है। लेकिन उससे हम समस्या को नहीं समझ पाए जितना कि इन 3 घटनाओं ने हमें कश्मीर में की समस्या को समझने में सहायता प्रदान की। मेरे एक मुस्लिम दोस्त हैं, आज भी दोस्त हैं। मैं उस दोस्त का आज भी इसीलिए सम्मान करता हूँ कि अपनी बात को वो खोल के रखते हैं। बहुत पहले की बात है, उसने मुझसे कहा था कि इस बार जब मैं कश्मीर से आ रहा था, तो मैंने कश्मीरियों को बोला कि जब मैं अगली बार आऊँ, तो मेरी इच्छा है कि मैं पाकिस्तान के वीज़ा पे आऊँ। मैंने उसे एहसास नहीं होने दिया लेकिन मैं उस दिन कश्मीर समस्या को समझ पाया। वास्तव में कश्मीर की समस्या है क्या? एक आम मुसलमान जिसकी दैनिक समस्याएँ एक आम हिंदू से अलग नहीं है। उन्हें पता है कि फिलिस्तीन के मस्जिदों में क्या हो रहा है, फिलिस्तीन में किस तरह के अत्याचार हो रहे हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि भारत में जम्मू कश्मीर के घाटी में मस्जिदों में क्या हो रहा था। वास्तव में उन्हें सब कुछ पता है। एक आम हिंदू की समस्या एक आम मुस्लिम से भारत के संदर्भ में देखें तो कहीं से भी अलग नहीं है। लेकिन जब कुछ खास निर्णय का वक़्त आता है तो वो अलग होती है। उनके मतदान प्रवृत्ति को समझिए, तब आप समझ पाएँगे कि कश्मीर की समस्या क्या है। दूसरी घटना का मैं चर्चा करता हूँ जिसने मुझे कश्मीर समस्या को समझने में बहुत सहायता की। उसे मैं एक वक्तव्य से कि जब मैं अगली बार आऊँ, तो मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के विजय पे आऊँ। मेरे सैकड़ों पुस्तकों के अध्ययनों पे ये एक लाइन भारी था। एक बस जाती है अररिया से। अररिया मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, मैं काफ़ी उस बस में सफ़र करता था, तो मैंने देखा कि पिछले 1-2 साल से उसमें कभी आया तो भी, कभी गया तो भी, उसमें हैदर फ़िल्म चलती थी। मैं फ़िल्म देख नहीं पाता था, मैं सो जाता होऊँगा। वैसे भी मैंने पिछले 20 साल में कोई फ़िल्म देखी नहीं। कोई भी फ़िल्म हो, मैं उसके 10-15 मिनट में उसे देखकर समाप्त कर देता हूँ। लेकिन मैंने फ़ैसला किया कि आखिर क्या वजह है कि ये फ़िल्में इतने वर्षों से दिखाई जा रही हैं। मैंने उसे जग के देखा। उस फ़िल्म में आतंकवाद को जस्टिफ़ाई किया गया, मतलब आतंकवाद सही है। और वो बस कहाँ से आ रही है? बिहार के मुस्लिम बहुल जिला अररिया से। उस फ़िल्म को हिंदू भी देखते थे, मुस्लिम भी देखते थे। तो वो दूसरी घटना थी जिसने एक उस प्रवृत्ति को मुझे समझने का अवसर दिया। मैं फिर कह रहा हूँ, एक आम भारतीय मुसलमान और एक आम हिंदुओं की समस्या बिल्कुल एक जैसी है। और यही वजह है कि दिल्ली और बम्बई में जब बम विस्फोट होते हैं,
तो कहा जाता है कि अगले दिन लोग अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में लग जाते हैं। स्वाभाविक है, उसकी दैनिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए उसे काम पे जाना आवश्यक है। तो उसके बाद भारत के लोग कहने लगते हैं कि देखो इतनी बड़ी घटनाओं के बाद भारत की लोगों के पास कोई चिंता ही नहीं। एक ऐसा देश जिसने 4 दशकों तक आतंकवाद को झेला, उस देश का आतंकवाद के खिलाफ जिस तरह की प्रतिक्रिया होनी चाहिए, वो नहीं हुई। इसमें एक आम भारतीयों की कोई गलती नहीं। एक आम भारतीयों का एक बहुत बड़ा वर्ग जिसमें हिंदू और मुसलमान भी शामिल हैं, उनकी दैनिक आवश्यकता ऐसी है कि जो कि घटना 24 घंटा पहले घटी है, चाहे वो आतंकवादियों द्वारा कितने बड़े बम विस्फोट हो, उसको भूल करके अपने दैनिक काम पर लग जाना। और इसी बात का लाभ भारत के राजनीतिक दल उठाते हैं। तीसरी घटना का मैं चर्चा करता हूं। जिस दिन कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति हुई थी, उस दिन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की एक मुस्लिम महिला लीडर रोने लगी। कहे उन्होंने वो कह रही थी कि हमें आज तक गुमराह करके रखा गया, हमें बताया गया कि हम एक अलग देश होंगे, हम पाकिस्तान का हिस्सा होंगे, हम एक ऐसे देश का हिस्सा होंगे जहां पर इस्लामिक कानून होगा। लेकिन उन्हें लगा कि ये सब कुछ झूठ था। मतलब किसी भी समस्या को पहले दिमाग में स्थापित किया जाता है। मतलब कश्मीर में जो इतनी हिंसाएं हो रही थी, आप कह रहा कि आम कश्मीरी इसके खिलाफ क्यों नहीं आए, मतलब उन्हें समझा दिया गया था कि ये जो मस्जिदों से हिंसा के बारे में कही जा रही है, इतने गोलीबारी हो रही है, बम विस्फोट हो रहे हैं, वास्तव में ये तमाम बातें उस मूल उद्देश्य की पूर्ति के लिए सही है। और यही वजह थी कि एक आम कश्मीरी मुसलमान इस तरह की हिंसा के खिलाफ सामने नहीं आए। अगली लाइन ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं मानता हूं कि कश्मीर में आतंकवाद को नियंत्रित करने में वहां के मुसलमानों ने बहुत बड़ा योगदान किया। मेरे खुद सोशल मीडिया पे कई पोस्ट है जो वहां के पुलिस अधिकारियों के बारे में है, जिन्होंने जो मुस्लिम है, उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में सरकार का काफी हद तक साथ दिया है। कई मुस्लिम अधिकारी इसमें मारे गए। लेकिन यदि हम बृहद स्तर पर इसको देखेंगे, तब हम पाएंगे जो मैंने 3 घटनाओं का उल्लेख किया, उसमें ही कश्मीर समस्या की का जड़ उसी में छुपा हुआ है। और धारा 370 की समाप्ति उस मनोवृत्ति की समाप्ति थी जो कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की एक महिला नेत्री कह रही थी कि हमें आज तक बताया गया कि हम एक आजाद देश होंगे या हम पाकिस्तान का हिस्सा होंगे और वहां पर इस्लामिक कानून होगा। उस सोच को समाप्त करने में धारा 370 ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इसीलिए इस फिल्म की समीक्षा के बारे में कहा जा रहा था कि धारा 300 की समाप्ति पर किसी भी राजनीतिक दल को श्रेय देने का प्रयास नहीं किया गया। और इस फिल्म की ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। वो एक प्रवृत्ति को समाप्त करना था। वो एक प्रवृत्ति जो आतंकवाद, अलगाववाद का समर्थन करता है। और वो धारा 370 की समाप्ति के बिना संभव नहीं। मैंने भी कश्मीर फाइल फिल्म को बहुत संक्षेप में देखा है, क्योंकि मैं इस पे इतना अध्ययन कर चुका था कि मुझे इसमें कोई बहुत अधिक दिलचस्पी नहीं थी। मैंने कहा कि जो कश्मीर फाइल फिल्म आप देख रहे हैं वो सच्चाई का केवल 10% है। हम उस मनोवर्ती को समझने का प्रयास करते हैं। आप भी उस मनोवर्ती को समझने का प्रयास कीजिए। फिल्में आई हैं, चले जाएंगी, आपकी भी दैनिक आवश्यकता है, मेरी भी दैनिक आवश्यकता है। मैं अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में लग जाऊंगा, आप अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में लग जाएंगे, लेकिन समस्या बनी रहेगी जब तक आप उस मनोवृत्ति को नहीं समझेंगे। इसीलिए मैं मेरे अक्सर फेसबुक पोस्ट में इस मनोवृत्ति के खिलाफ या सोशल मीडिया पे मैं जितना लिखता हूं, उस मनोवृत्ति के खिलाफ लिखता हूं। मैं जानता हूं ये मनोवृत्ति कितनी खतरनाक है और इस मनोवृत्ति के हल के लिए या इसको जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए बहुत जरूरी है कि एक आम भारतीय समस्या के जड़ तक पहुंचने का प्रयास करें। धन्यवाद। गुड नाइट। आप सबों को होली मुबारक।